नमस्कार मित्रों, हिंदी भाषा बोध चैनल में मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं। अभी हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो काव्यशास्त्र है, भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, उसके विषय में प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम 101 प्रश्न कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब अगला वीडियो जो अब हम वर्तमान में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें हम 102वें प्रश्न से पढ़ना प्रारंभ करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। प्रश्न है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? तो चिंतामणि ने दी है। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा चिंतामणि की है। आचार्य चिंतामणि ने काव्य का उक्त लक्षण अपने ग्रंथ कवि कल्पतरु में दिया है। चिंतामणि का ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु है, इसको याद रखिएगा। कवि कुल कल्पतरु। कुलपति मिश्र का कथन है, दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। भिखारीदास का कथन है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे करूपता। श्रीपति का कथन है, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस भिन्न तदपि प्रवीण। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थवादे तद्योगो रूढ़ितो प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य हैं मम्मट। मुख्यार्थवादे तद्योगो रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य मम्मट हैं। जहाँ मुख्यार्थ में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के साथ अन्विति में व्यवधान हो, वहाँ रूढ़िगत अथवा विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबद्ध किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, उसी लक्ष्यार्थ कहते हैं। शब्द की वह शक्ति जिसमें रूढ़ि अथवा प्रयोजनवश शब्द का मुख्यार्थ बाधित होता है किंतु उसी से संबद्ध अन्य अर्थ प्रकाशित होता है, लक्षणा शक्ति कहलाती है। कुंतक अविधावादी आचार्य थे, ये याद रखना है। कुंतक अविधावादी आचार्य थे। इनकी एकमात्र रचना वक्रोक्ति जीवितम जो अधूरी ही उपलब्ध है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनकी कृति ध्वन्यालोक प्रसिद्ध है। निम्नलिखित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, वह कौन सा है? इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं, सही है। यह सर्गों में विभक्त होता है, यह भी सही है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है, यह भी सही है। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ऐसा नहीं होता है। यह महाकाव्य के लक्षणों के विषय में असत्य है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिसमें सर्गों का निबंधन हो, श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान या अंगी हो तथा अन्य सभी रस अंग रूप हों, उनमें सब नाटक संधियाँ हों। आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है तथा चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष में से एक परिणाम होता है, वह महाकाव्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, यह वाक्य कौन सा काव्य दोष लिए हुए है? तो ये पुनरुक्ति जैसा काव्य दोष है। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान दिए गए काव्य में पुनरुक्ति काव्य दोष है। पुनरुक्ति दोष अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति हो, अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए, वहाँ पुनरुक्ति अर्थ कहा जाता है। पुनरुक्ति अर्थ काव्य दोष कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। आचार्यों ने काव्य दोष के प्रकार अपने अपने मतानुसार अलग अलग बताए हैं। उदाहरण स्वरूप भरत मुनि ने 10, आचार्य वामन ने 20, मम्मट ने 3, तो आचार्य विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष बताए हैं। सामान्यतः दोष 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अगला प्रश्न है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? तो अविधा जो शब्द शक्ति है उसकी प्रतीति सबसे पहले होती है। काव्यशास्त्र में शब्द ही अर्थबोधक शक्ति, अविधा, लक्षणा तथा व्यंजना 3 मानी गई हैं। अविधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, तो यह व्यंजना शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया इस वाक्य के सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति इससे भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। अविधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसके दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना कहते हैं और अर्थ पर आधारित व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा शब्द शक्ति है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर साक्षात सांकेतिक अर्थ है। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अविधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसे प्रथमा या अग्रिमा शक्ति भी कहते हैं। अविधा शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र के रचयिता सभी जानते हैं, भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। इनका समय 2वीं शताब्दी माना गया है। अगला प्रश्न, उत्पत्ति या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? सभी जानते हैं, भट्ट लोलट का मत है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस, निष्पत्ति, जो कि भरत मुनि का रससूत्र है। इसमें संयोग एवं निष्पत्ति की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के सिद्धांत से करने वाले आचार्य भट्ट लोलट हैं। ये रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार भी हैं। इनका दार्शनिक आधार मीमांसा दर्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन कौन सा है? संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, ये असत्य है। इसके अलावा महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रस होना चाहिए, ये विश्वनाथ के अनुसार अभी हमने पढ़ चुके हैं। महाकाव्य का नायक जो है धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। महाकाव्य की कथा 8 सर्गों से व्यवस्थित होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? तो कुंतक ने 6 भेद और 61 उपभेद माने हैं। वक्रोक्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक हैं। इनका समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद, 41 उपभेद हैं। 6 भेद निम्न प्रकार से हैं, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। उक्त जो है किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? सभी जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। यह उक्ति मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा है। गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। भारत भारती की रचना 1912 में की थी। इस रचना के प्रकाशित होने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर काव्यादि व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह वाक्य किसका है? तो ये आनंदवर्धन का है, क्योंकि वह ध्वनिवादी आचार्य थे। भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। ध्वनि के संबंध में उपर्युक्त कथन आनंदवर्धन का है। ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना आनंदवर्धन ने की थी। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। अगला प्रश्न है, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की मानी गई हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण या प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ ना वाच्यार्थ काम करे ना लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जहाँ ना वाच्यार्थ काम करे ना लक्ष्यार्थ, वहाँ जो व्यंजना शब्द शक्ति आती है। प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अविधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, लक्षणा से मुख्यार्थ संबंध लक्ष्यार्थ का, लेकिन मुख्यार्थ में संबद्ध लक्ष्यार्थ का, लेकिन व्यंजना में ना तो मुख्यार्थ का बोध होता है ना लक्ष्यार्थ का, बल्कि इन दोनों से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है। व्यंजना शब्द शक्ति अविधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति
कहा जाता है। जब अभिधा और लक्षणा अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती हैं तब व्यंजना शब्द शक्ति काव्य के पीछे दिए हुए व्यंग्यार्थ का बोध कराती है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ, सूचार्थ, प्रतीचमानार्थ आदि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने दृष्ट या प्रीति या दृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? तो वामन ने दृष्ट और अदृष्ट को काव्य प्रयोजन माना है, जबकि आचार्य कुंतक ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति को व्यवहार ज्ञान और परम आह्लाद को, आचार्य दंडी ने ज्ञान एवं यश प्राप्ति को, रुद्रट ने धर्म कीर्ति अनर्थोपशय अर्थ एवं सुख प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, लपटी पुष्प पराग रच सनी स्वेद मकरंद। ये उत्तर देखते हैं सीधा इसका। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाएं सब काम, ये न्यून पदत्व दोष है। और लपटी पुष्प पराग रज सनी स्वेद मकरंद, ये अधिक पद दोष है। विश्व में मिलते नहीं वीर भीम समान के, ये अक्रमत्व दोष है। और नृप मोह को हय दीजिए अथवा मत गजेंद्र दुष्क्रमत्व दोष है। न्यून पद दोष कैसे कहते हैं? जिस काव्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी रह जाए तो शब्द को बाहर से जोड़ने की आवश्यकता पड़े तो न्यून पदत्व दोष कहलाता है। अधिक पदत्व दोष क्या होता है? जहाँ काव्य में आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग हो जाता है वहाँ अधिक पदत्व दोष माना जाता है। अक्रमत्व दोष जहाँ व्याकरण की दृष्टि से पदों का क्रम सही ना हो वहाँ अक्रमत्व दोष कहलाता है। दुष्क्रमत्व दोष जहाँ शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार दो का क्रम नहीं हो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। लाली वन सरल कपोलों की, आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सों पग धोए। ये यहाँ पर माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सोमो ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, ये भी माधुर्य गुण का जो उदाहरण है। माधुर्य गुण क्या होता है? माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुरता। इस प्रकार जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न हो उसे माधुर्य गुण कहते हैं, जिसमें टा, वर्ग या लंबे सामासिक पदों का उपयोग नहीं होता है। माधुर्य गुण वैदर्भी रीति से संबंधित है। चित्त द्रवी भाव मयोल्लादो माधुर्य मुच्यते, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। अगला प्रश्न है, भट्टतोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये प्रतिभा जो भट्टतोत के द्वारा प्रतिभा की व्याख्या है वो बताई गई है। काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या निम्न है। भट्टतोत ने, जैसा कि अभी हमने पढ़ चुके हैं, प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता कहा है। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा अभिनव गुप्त ने कहा है। क्षणम स्वरूप शोर्था प्रज्ञेन प्रतिभा कवय महिम भट्ट ने कहा है। भट्टतोत ने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इनमें प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है जिसे कवित्व का बीज माना जाता है। भामह ने काव्यालंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है। कीर्ति और प्रीति विश्वनाथ का जो है वो सुमेलन नहीं है, जबकि सहृदयों की प्रियता धनार्जन दंडी ने कहा है। रसों की निष्पत्ति चतुर्वर्ग फल प्राप्ति आनंद वर्धन ने कहा है। लोक व्यवहार का ज्ञान लोकोत्तर आनंद लाभ कुंतक ने कहा है। कीर्ति व प्रीति विश्वनाथ काव्य प्रयोजन व आचार्य का गलत सुमेल किया गया है। भोज ने कीर्ति व प्रीति माना है। विश्वनाथ ने
धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जिसे कहा जाता है। दंडी ने सहृदयों की प्रियता धनार्जन को माना है। आनंद वर्धन रस की निष्पत्ति चतुर्वर्ग फल प्राप्ति मानते हैं। कुंतक लोग व्यवहार का ज्ञान और लोकोत्तर आनंद लाभ को काव्य प्रयोजन मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? काव्य हेतु प्रेरणा नहीं है। व्युत्पत्ति अभ्यास और समाधि काव्य हेतु हैं। उत्तर प्रेरणा होगा। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य के उत्पत्ति का कारण। बाबू गुलाब राय के शब्दों में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य हेतु मुख्यतः 3 भेद के होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसमें प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है जिसे कवित्व का बीज माना गया है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा के अंतर्गत काव्य के 4 हेतुओं की चर्चा की है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। राजशेखर के अनुसार 4 हैं, मुख्य 3 हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, लेकिन आज राजशेखर ने 4 माने हैं। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। अगला प्रश्न है, आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? आचार्य जयदेव ने मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। आचार्य मम्मट द्वारा दी गई काव्य परिभाषा थी तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कॉपी। ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित एवं गुण युक्त हो, कभी कभी अनलंकृत होने पर भी काव्य कहलाता है। इस परिभाषा में मम्मट ने शब्दार्थों के 3 विशेषण दिए हैं, अदोषो, सगुणों और अनलंकृति पुनः कॉपी, जिस पर परवर्ती आचार्य जयदेव, विश्वनाथ एवं जगन्नाथ ने आपत्ति की है। मम्मट ने कहीं कहीं अलंकार विहीन काव्य को भी काव्य की संज्ञा दी है। इस पर सबसे पहला प्रहार जयदेव ने किया और कहा कि ऐसा कहना उतना ही हास्यास्पद है जितना अग्नि को उष्णता से विहीन कहना। आचार्य भामह ने शब्दार्थों सहितौ काव्यम कहकर कविता की परिभाषा दी है। जयदेव का समय 13वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष और न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात थे। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। अप्पय दीक्षित ने वृत्ति, वार्तिक, चित्र मीमांसा और कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र में से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये लक्षणा होना चाहिए, देखते हैं जी, लक्षणा शब्द शक्ति ही है। शब्द शक्ति से अभिप्राय शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते। शब्दों का अलग अलग संदर्भों में जब प्रयोग किया जाता है तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। इसके 3 भेद हैं, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। अगला प्रश्न है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है और जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है? यह कथन रामधारी सिंह दिनकर का है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। फिर से पढ़ लीजिए, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया, यह कह के बोला है कि यह कलावाद को बढ़ावा देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया, यह कलावाद को बढ़ावा देता है। अभिव्यंजनावाद के जनक पाश्चात्य काव्यशास्त्री क्रोचे हैं। क्रोचे अभिव्यंजना को आत्मिक क्रिया मानते हैं। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद में कला निर्माण के निम्न चरण माने हैं, संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक आनंद, सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? तो मम्मट ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। काव्य हेतु 3 माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य हेतु के
बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग वामन ने किया है। काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य रचना में समर्थ होता है। इसके अंतर्गत काव्य सृजन की विविध प्रक्रियाओं का विवेचन किया जाता है। काव्य हेतु में हेतु का अर्थ कारण होता है। आचार्य भामा ने भी प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है तथा दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, जबकि रुद्रट के अनुसार काव्य के 3 हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। किन्होंने किए हैं? रुद्रट ने सहजा और उत्पाद्या इसके विभक्तिकरण किया है। अगला प्रश्न है, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीतिरात्मा काव्य से इन्होंने गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद करते हुए तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 रीतियों की कल्पना की थी। आचार्य वामन ने 10 प्रकार के गुणों को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। रस सिद्धांत की स्थापना आचार्य भरत मुनि ने की है। ध्वनि के आनंदवर्धन, रस के जो हैं भरत मुनि हैं, रीति के वामन हैं, अलंकार के हैं भामा। अगला प्रश्न है, उषा सुनहले तीर बरसती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित कालरात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यह लक्षणा शब्द शक्ति है। उपर्युक्त पंक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अविधा, लक्षणा एवं व्यंजना। लक्षणा शब्द शक्ति अविधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थबोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा के 3 शर्तें हैं, मुख्यार्थ में बाधा हो, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध हो तथा रूढ़ि या प्रयोजन हो। अविधा से मुख्यार्थ का बोध होता है तथा व्यंजना से न मुख्यार्थ का बोध होता है न लक्ष्यार्थ का बल्कि व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन हैं? हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य नगेंद्र हैं। रस सिद्धांत के भी जो व्याख्याकार हैं नगेंद्र ही है। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र। भरत मुनि ने कहा है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति। रसवादी आचार्यों में भरत मुनि, अभिनव गुप्त, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, भोजराज, रामचंद्र शुक्ल आदि हैं। अगला प्रश्न है, काव्यदोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति कौन सी है? तो पहला ही होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। नहीं, दूसरा है। काव्यदोष के लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है, रसापकर्षः दोषा। दोष का शाब्दिक अर्थ है गुण का अभाव, जिसके कारण काव्य के रसास्वादन में बाधा उत्पन्न होती है या व्यवधान होता है, उसे काव्यदोष कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, एते दोषास्तु विज्ञेया सूरभिर्नाटकाश्रया एत विपर्यस्तः गुणाः काव्येषु कीर्तिता। अर्थात जो काव्य के कीर्ति में हानि उत्पन्न करे वह काव्य दोष है। आचार्य वामन ने कहा है, काव्य सौंदर्यक्षेप हेतवः त्यागाय दोषा ज्ञातव्या। अर्थात काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य में सौंदर्य की हानि करते हैं। आचार्य दंडी दोष को काव्य विफलता का कारण बताते हैं। भामा ने दोष के लिए कुकवित्व शब्द का प्रयोग किया है। भामा ने दोष के लिए कुकवित्व शब्द का प्रयोग किया है और कहा कि कुकवित्व साक्षात मृत्यु है। आचार्य मम्मट मुख्यार्थ हति दोषा कहते हैं, अर्थात जो मुख्य अर्थ का अपकर्ष करें वह दोष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। माधुर्य गुण का उदाहरण कौन सा नहीं है? विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, ये माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। बाकी मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुबंते, नील सरोरु श्याम अरुण बरिज नयन, करहु सुमम और धाम सदा शीर सागर शयन, मधुमय वसंत जीवन बनके वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। ये माधुर्य गुण के उदाहरण हैं। उत्तर ए है। माधुर्य गुण क्या है? माधुर्य का आशय है चित्त को द्रवित कर देने वाले भाव। ये कानों को प्रिय संगीत के समान मधुर ध्वनि वाले पद होते हैं। इनमें कटुवर्ण टा ठा डा ढा जा भा क्षात्रा ज्ञा रा का अभाव होता है। यह प्रायः श्रृंगार, करुण, शांत और हास्य रसों से मिलता है, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जगल। ओज गुण जो है यहाँ कविता
को पढ़कर ओज जोश उत्साह का भाव जागृत हो, वीर रस का संचार हो। वहाँ ओज गुण होता है। ओज गुण में कटुवर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्ण और अनुप्रासंगिक पद प्रधान होते हैं, जैसे हे अमानशा, है अमानशा, उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा नशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। प्रसाद गुण, जिन गुणों के सुनने मात्र से अर्थ की प्रतीति होने लगे, जहाँ पर अत्यंत स्वच्छ सहज ग्राह्य रचना हो, वहाँ प्रसाद गुण होते हैं। इनमें माधुर्य और ओज दोनों का प्रभाव पड़ता है, जैसे जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगला प्रश्न है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन वह है जिसके प्रति आश्रय या पात्र के हृदय में कोई भाव स्थित हो, जैसे नायक के लिए नायिका और नायिका के लिए नायक। उद्दीपन वह है जिससे आलंबन के प्रति स्थित भाव उद्दीप्त या उत्तेजित होते हैं। अगला प्रश्न है, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे। कौन सी शब्द शक्ति कहेंगे? लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। वे वाक्य जिनका साधारणतः शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना अपना भिन्न अर्थ होता है। स्पष्ट है, शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न है, औचित्य के आधार पर होता है अर्थ निर्णय। औचित्य के आधार पर होता है अर्थ निर्णय। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। इनका ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा है। इन्होंने औचित्य को रस का प्राण माना है। इसमें अगला प्रश्न है, इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? करुणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है। 3 भेद माने गए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा मुख्य अर्थ का बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से जिस शक्ति का अर्थ ग्रहण होता है, शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण होता है, वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। व्यंजना, जब अभिधा लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता तब जिस शक्ति द्वारा अर्थ की प्रतीति होती है उस शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है। कल्चर एंड एनार्की होना चाहिए। देखते हैं उत्तर क्या है। कल्चर एंड एनार्की ही है। कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है। कल्चर एंड एनार्की 1869 ईस्वी मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है, जबकि द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग आदि आई.ए. रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। किस आचार्य, अगला प्रश्न, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो भामह ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है। आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया। इनके ग्रंथ का नाम ध्वन्यालोक है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह भामह ने दी है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। और विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम। मम्मट ने कहा है तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट ने कहा है। अगला प्रश्न है, कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? तो भामह ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। इनके अन्य काव्य प्रयोजन हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल कला ज्ञान, प्रीति आदि। आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन कीर्ति और प्रीति को माना है तथा आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन विनयोन्मुखीकरण प्रीति को माना है। और आचार्य कुंतक ने काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जाया, सम्मति, उपदेश, परमानंद यश को माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? तो प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को आचार्य दंडी ने काव्य हेतु माना है। इनके द्वारा प्रचलित श्लोक है, नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतम चा बहिर्निर्मलम अमंदाश्चाभि योगोस्या कारणम काव्य संपदा। अगला प्रश्न है, कविता मनुष्य को स्वार्थ
संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों से संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। नागेंद्र ने कहा है रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र से संबद्ध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। अभिनव भारती दशरूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन। अभिनव भारती 10वीं सदी का उत्तरार्ध अभिनव गुप्त ने लिखी है। दशरूपक धनंजय ने लिखी है, 11वीं सदी का पूर्वार्ध है। नाट्य दर्पण लिखा है 12वीं सदी में रामचंद्र गुणचंद्र ने। भाव प्रकाशन 13वीं सदी ने शारदा तनय ने लिखा है। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन हैं? वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं विश्वनाथ, जबकि भामह, रुद्रट, मम्मट इसके विरोधी आचार्य नहीं हैं। वक्रोक्ति विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया है। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ साहित्य दर्पण है, जबकि भामा ने काव्य अलंकार तथा रुद्रट ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति तथा मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक प्रत्ययवाद के प्लेटो हैं। अनुकृति विरेचन त्रासदी के अरस्तु हैं। मार्क्सवाद या प्रगतिवाद के कार्ल मार्क्स हैं। अगला प्रश्न है किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? तो आइए रिचर्ड्स ने मानसिक उद्वेगों से माना है। पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है। आइए रिचर्ड्स हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से मानते हैं। रिचर्ड्स ने आलोचना के दो मूलाधार सिद्धांत बताए हैं, मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्ड ने ही दिए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गलत कथन कौन सा है? कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। तो उत्तर है ए, क्षमा कीजिए, उत्तर है डी, कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। कविता के संबंध में यह कथन गलत है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं, ये वाक्य सही है। अगला प्रश्न है बिंब के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? तो बिंब के अनिवार्य तत्व हैं कल्पना और इंद्रियता। कल्पना और इंद्रियता, जो कि उत्तर ए है। कल्पना और इंद्रियता बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं बल्कि उसकी प्रतिकृति या प्रतिच्छवि हैं। बिंब पदार्थ नहीं बल्कि उसकी प्रतिकृति या प्रतिच्छवि हैं। सृष्टि नहीं पुनर्सृष्टि हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव प्रेरणा होती है। बिंब के मूलतः 3 तत्व हैं, कल्पना, भाव और इंद्रियता। अगला प्रश्न है औचित्य के आधार पर होता है। औचित्य के आधार पर होता है सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय और अर्थ निर्णय। सामर्थ्य, सन्निधि और अर्थ निर्णय तीनों होते हैं। इसका उत्तर उपर्युक्त सभी है। औचित्य के आधार पर सामर्थ्य, सन्निधि और अर्थ निर्णय होते हैं। अगला प्रश्न है साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? साधारणीकरण के विषय में बी और सी सही हैं। बी और सी देख लेते हैं। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के विषय में सही कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलम्बनत्व धर्म का होता है। भट्ट नायक के अनुसार साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। शेष अन्य त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कॉपी है का विलक्षण किस आचार्य द्वारा दिया गया है? तो मम्मट के द्वारा दिया गया है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कॉपी आचार्य मम्मट का है, जबकि पंडित राज जगन्नाथ का लक्षण है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम। दंडी का काव्य लक्षण है शरीरम तावतिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अगला प्रश्न है रस विवेचन में
चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है? शंकुक ने की है। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना आचार्य शंकुक ने की, जबकि अभिनव गुप्त ने रस विवेचन में शैव दर्शन की कल्पना की है। आचार्य भट्ट नायक ने सांख्य दर्शन की और भट्ट लोलट ने मीमांसा दर्शन नामक रस विवेचन की कल्पना की है। आचार्य भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद से जुड़े हुए हैं, मीमांसा दर्शन था। शंकुक अनुमतिवाद से दर्शन से जुड़े हैं, अनुमतिवाद सिद्धांत से जुड़े हुए हैं और न्याय दर्शन था। भट्ट नायक भुक्तिवाद से हैं, सांख्य दर्शन था। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद से जुड़े हुए हैं, शैव दर्शन था इनका। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? काव्य गुणों की संख्या 10 भरत मुनि ने मानी है। काव्य गुणों की संख्या भरत मुनि ने 10 मानी है, रसों की संख्या 8 मानी है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, जबकि आचार्य वामन ने 20 मानी है। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य भोजराज के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम सरस्वती कंठावरण है। अगला प्रश्न है, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य रसास्वादन है। आचार्य भरत मुनि ने व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण तथा दृश्यों का प्रस्तुतिकरण को गौण स्थान देते हुए नाटक के आनंद का रसास्वादन को प्रमुख बताया है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर हैं। जबकि भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद कहा है। इसमें 36 अध्याय, लगभग 5000 श्लोक हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार बताए हैं। विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण महत्वपूर्ण काव्यशास्त्री ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कवि कंठावरण के रचनाकार कौन हैं? कवि कंठावरण के क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र का ही औचित्य विचार चर्चा भी है। कवि कंठावरण के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र की अन्य रचनाएं औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक, दशावतार चरित आदि हैं, जबकि दंडी द्वारा रचित ग्रंथ है काव्यादर्श। धनंजय द्वारा दशरूपक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? कौन सी एक बात नहीं है? कविता जगत की अनुकृति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, बिल्कुल सही है। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, ऐसा इन्होंने नहीं कहा है, जबकि ऐसा है। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, यह बात अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में नहीं है। अरस्तु ने काव्य को प्रकृति का अनुकरण माना है, जबकि कविता जगत की अनुकृति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। ये तीनों अरस्तु के अनुकरण की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो आई ए रिचर्ड्स की रचना है। आयोग ने इसका फॉल्स मान लिया था, लेकिन उत्तर रिचर्ड्स ही होगा। प्लेटो ने यूओन लिखा था, क्रोचे ने एस्थेटिक लिखा है, इलियट ने सेक्रेड वुड लिखा है। अगला प्रश्न है, किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। उदात्तवाद किसने दिया था? सबको पता है, लॉन्जाइनस ने दिया है। लॉन्जाइनस की मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम पेरियोप्सिस है। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन 1554 ईस्वी में हुआ था। पेरियोप्सिस मूलतः रेटोरिक, जो कि भाषण शास्त्र की पुस्तक है। मैथ्यू अर्नाल्ड ने कल्चर एंड अनार्की लिखा है। सार्द ने लिखा है ला नौसी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? अलंकारवादी आचार्य आनंद वर्धन है। आनंद वर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं। इनके जो अलावा जो हैं केशव, जयदेव और भामा, वो अलंकारवादी आचार्य हैं। भामा काव्य अलंकार लिखे थे। जयदेव ने चंद्रालोक लिखा है। आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा है। केशव दास ने कविप्रिया लिखा है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहा जाता है, ये सबको पता है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद की यह मान्यता है कि रसो वैसा, अर्थात रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। वक्रोक्ति जो है संप्रदाय कुंतक इसके प्रणेता थे। ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन थे प्रणेता। अलंकार संप्रदाय के भामा प्रणेता थे। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है
अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से मिथक का घनिष्ठ संबंध है, जबकि विज्ञान, लेखन, प्रौद्योगिकी तथा यथार्थवाद से मिथक का संबंध कम ही होता है या नहीं ही होता है। तीनों वास्तविकता से संबंधित रखते हैं। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम काव्यलक्षण किससे संबंधित है? तो जगन्नाथ से संबंधित है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम। कथन और कथनकार देख लेते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम पंडितराज जगन्नाथ। वाक्यम रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ। विभाव अनुभाव संयोगाद रस निष्पत्ति आचार्य भरत मुनि। तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि मम्मट ने दिया है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है काव्य प्रयोजन से, ऐसा काव्य प्रयोजन नहीं है। काव्य हेतु कह सकते हैं इसे यश प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है और आनंद प्राप्त तो होता ही है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कथन है, इससे यश प्राप्ति होती है, मंगल का नाश होता है, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, इसमें चरम विश्रांति की प्राप्ति भी होती है। अगला प्रश्न है, विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? विद्वानों ने ईश कृपा को आवश्यक नहीं माना है काव्य हेतु के रूप में, जबकि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को उन्होंने आवश्यक माना है। 3 प्रकार हैं काव्य हेतु के। अगला प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कथन कौन सा नहीं है? ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के प्रमुख 2 भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला, यही गलत है। ध्वनि के 2 प्रमुख भेद माने गए हैं, ये कथन सही नहीं है। बाकी जो कथन है, लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी 2 भेद माने गए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद किए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। अगला प्रश्न है, इनमें रस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? रस्तु के अनुकरण से संबंधित कथन गलत है। अनुकरण से संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, जबकि अंतर है, ये इसलिए ये गलत माना गया है। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण भी एक सृजन क्रिया है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया था, ये बिल्कुल सही है। अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी, महाकाव्य तथा प्रहसन का विवेचन तथा माध्यम, विषय एवं पद्धति के आधार पर इनका पारस्परिक भेद भी किया है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में अंतर है। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कथन कौन सा सही नहीं है उदात्त से संबंधित? लॉन्जाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामय भाषा प्रयोग के पक्षधर थे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। गरिमामय भाषा उन्होंने नहीं कहा है। उनका मत ये था जहाँ तक कि जिस स्थिति का पात्र हो उस स्थिति में वो बात करे। लॉन्जाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा के प्रयोग के पक्षधर थे, यह गलत है। उत्तर जो हैं उदात्त संबंधित वे हैं। लॉन्जाइनस ने उदात्त तत्व के 3 पक्ष किए हैं, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्व के अंतर्गत आती है। समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व के अंतर्गत मानी गई है। समुचित रचना की भव्यता का निरूपण और अलंकारों का भी निरूपण है। काव्य में शब्द, रूप, बिंब आदि का निरूपण भी किया गया है। अगला प्रश्न है, भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? अभिनव गुप्त की व्याख्या जो है वो अभिव्यक्तिवाद कहलाती है। भट्ट लोलट की व्याख्या उत्पत्तिवाद, शंकुक की व्याख्या अनूतिवाद, भट्टनायक की भुक्तिवाद या भोगवाद कहलाती है। अगला प्रश्न है, सही कथन कौन सा है? सही कथन अलंकार काव्य में अलंकार अनिवार्य तत्व होते हैं, ये तो सही है। गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। गुण काव्य में कला पक्ष से संबंधित घटक हैं, ये भी सही हैं। चारों सही हैं, इसलिए स्टार बना दिया है। अगला प्रश्न है, चिरजीवो ज्योरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। कौन सी शब्दी व्यंजना है ये देखना है अपने को। चिरजीवो जोरी जुरै, उत्तर है
चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न सने गंभीर, को घटिये वृषभानुजा ये वे हलधर के वीर। इन दोहे में अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का वर्णन है। इस दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? भामा ने जो हैं उन्होंने विचक्षणता, प्रीति और कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति भी इसके अंतर्गत है। आचार्य वामन ने कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन माना है। आचार्य रुद्रट ने धर्म, प्रीति, अर्थ, अनर्थोपशम तथा सुख प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। अगला जो पॉइंट है इसका, आचार्य मम्मट ने यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, अमंगल का नाश, तत्काल परमानंद की प्राप्ति तथा कांता सम्मत उपदेश को काव्य प्रयोजन माना है। अगला प्रश्न है, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है? कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है? किसने प्रतिपादित किया है? उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिपादित किया है। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। अगला प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, इसमें ये गलत है। उत्तर है, किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये सही है। अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है, ये भी सही है। किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से संबंध होता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। किसको माना है बिंबवाद को? फ्लिंट को माना है जहाँ तक। जी हाँ, फ्लिंट को ही माना है। बिंबवाद पर एक घोषणा पत्र सन 1908 में फ्लिंट और हुल्मे ने प्रकाशित किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। बिंबवादी प्रमुख लेखक एजरा पाउंड, लोवेल, डलिटल, D.H. लॉरेंस, रिचार्ड और एलिंगटन आदि हैं। बिंब किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का संवेद्य काल्पनिक शब्द बद्ध सम्मूर्तन के प्रभाव को बिंब कहते हैं। बिंब दो प्रकार के होते हैं, इंद्रिय बिंब और मानस बिंब। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का मत कौन सा है? भट्टलोलट ने दिया था उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद शंकुक ने दिया, भुक्तिवाद भट्टनायक ने, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत से सुमेलित करना है। अरस्तु ने कौन सा दिया था? अरस्तु ने दिया था अनुकरण का सिद्धांत, तो उत्तर सी हो जाना चाहिए। देख लेते हैं, गलत है शायद। नहीं, उत्तर सी नहीं होगा, क्षमा कीजिए, उत्तर ए हो जाएगा, बी का ए। आइए रिचर्ड्स ने दिया है मूल्य सिद्धांत, T.S. एलियट ने दिया है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, कॉलरिज ने कल्पना का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रभाव नहीं है, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। किसने कहा है? एलियट ने कहा है। एलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, वयोनरूपाः प्रथमस्तु वेशा वेशानुरूपश्च गतिः प्रचारः। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? तो आचार्य भरत मुनि का कथन है। वयोनरूपाः प्रथमस्तु वेशा वेशानुरूपश्च गतिः प्रचारः, औचित्य के संदर्भ में भरत मुनि का कथन है। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्र वामन की रचना है। वामन ने स्वयं इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका समय 8वीं सदी के उत्तरार्ध माना गया है। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा तथा जयदेव ने चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की। दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते। किसने कहा है? दंडी ने कहा है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते। और मम्मट ने क्या कहा है? अंगाश्रितास्त्वलंकारः मंतव्या कटकादिवत्। मम्मट ने कहा है, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति
आचार्य वामन ने कहा है। ननु शब्दार्थौ काव्यम, रुद्रट ने कहा है। अगला प्रश्न है अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थौ काव्यम, उक्त कथन किस आचार्य का है? हेमचंद्र का आचार्य है, हेमचंद्र का काव्य है, कथन है हेमचंद्र का, क्षमा कीजिए। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, हेमचंद्र ने कहा है। निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणाभूषणाम, जयदेव ने कहा है। सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थमय त्वमेव काव्य लक्षणम, आनंद वर्धन ने कहा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ ने कहा है। अगला प्रश्न है उत्तराधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है? जॉन वार्थ ने किया है। अगला प्रश्न है व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्ण्य व्यंग प्रसंग। तो प्रताप शाही ने कहा है व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्ण्य व्यंग प्रसंग। प्रताप शाही के द्वारा कहा गया कथन है। रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न और, भिखारी दास ने कहा है। होत कवित्व में चतुराई, जगत राम बस होई, कुलपति मिश्र ने कहा है। अगला प्रश्न है विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन से हैं? तो विरेचन के सिद्धांत जो प्रवर्तक हैं वो अरस्तु हैं। लॉन्जाइनस ने उदात्तता का सिद्धांत दिया है, कॉलरिज ने कल्पना का, टी.एस. एलियट ने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है? आचार्य वामन का है। विशिष्ट पद रचना रीति कथन शब्दार्थों सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी, कुंतक के द्वारा कहा है। सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम, आनंद वर्धन के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है? किसने कहा है? भामा ने कहा है। जबकि जो भामा अलंकारवादी प्रतिष्ठापरक आचार्य हैं इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार है, जबकि दंडी द्वारा रचित ग्रंथ काव्यादर्श है। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। उद्भट द्वारा रचित ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह, वे भी अलंकारवादी आचार्य हैं। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापरक आचार्य हैं, इनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है। भामा ने अलंकारों की संख्या 38 मानी, उद्भट ने 41, दंडी ने 39, वामन ने 32 और कुंतक ने 20 मानी है। भामा ने 38, उद्भट ने 41, दंडी ने 39, वामन ने 32, कुंतक ने 20। अगला प्रश्न है अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे माना गया है? अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु आनंद वर्धन माने जाते हैं। देख लेते हैं। नहीं, भट्टतोत को माना गया है। याद रखिएगा अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु भट्टतोत को माना जाता है। अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती नाम से की थी, धन्यलोक की टीका धन्यलोक लोचन नाम से तथा काव्य कौतुक की टीका काव्य कौतुक विवरण नाम से की थी। जबकि भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति को आधार मानकर भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, भट्ट नायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत, शंकुक ने अनुमितिवाद का सिद्धांत और आनंद वर्धन ने ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं तथा भट्टतोत ने काव्य कौतुक नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है नाट्यवेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं कौन से? पाठ्य, अभिनय, गान और रस। पाठ्य, अभिनय, गान और रस। ऋग्वेद से पाठ्य लिया है, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान, अथर्ववेद से रस लिया है। नाट्यवेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः पाठ्य, अभिनय, गान, रस लिए गए हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद में सोम यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। अथर्ववेद जनसाधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटके का संकलन है। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। सामवेद को उद्रा